तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने म्यूटेशन तक कवर कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप में से किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन नीचे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लास्ट वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो के ऊपर आ सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स रहेंगे आप टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को जो बात करनी है वो करनी है पेडिग्री एनालिसिस की। ठीक है, हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर एक तो डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम लोग ना स्टडी करते हैं फैमिली ट्रीज को, वो सब हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसी की बात हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ द आइडिया दैट disorders are inherited has been prevailing in the human society since long। देखो अक्सर बोला जाता है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज किसी के पेरेंट्स को है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डिसीज जैसे कि डायबिटीज, ठीक है, ऐसा जनरली बोला जाता है ना कि अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज है तो जो चाइल्ड है वो भी वो डिसीज को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस जो होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि पेरेंट्स के अंदर ये डिसीज था, ठीक है, तो जो चाइल्ड है उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर डिसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा बहुत लंबे समय से माना जाता है, ठीक है, या देखा भी जाता है। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड आल्सो। ठीक है, दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द फैमिली वो क्या होते हैं? हेरिटेबल होते हैं। हेरिटेबल का मतलब क्या है? यानी कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं। एंड क्योंकि कैरेक्टर्स हेरिटेबल होते हैं इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर या डिसीज अगर किसी के पेरेंट्स के अंदर है तो वो हो सकता है, या उसके काफी चांसेस होते हैं, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है बट काफी हद तक चांसेस होते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या बच्चों के अंदर भी वो डिसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, after the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance of inheritance pattern of traits in human beings began। ठीक है, अब जब मेंडल का जो काम था, ठीक है, जो मेंडल जी का काम था, जब उसकी रिडिस्कवरी हुई ना, तो जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि पास ऑन होते हैं, उसके ऊपर ना और ज्यादा रिसर्च होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, since it is evident that control crosses can be performed in pea plant and some other organism। controlled crosses का मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम एक कंट्रोल्ड वे में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेके या कुछ पर्टिकुलर जो बेसिकली हमारी प्रोजिनीज जो हमारे प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, एक लिमिट में, ठीक है, या एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जब हम क्रॉस करवा रहे हैं ना, उसको हम कंट्रोल क्रॉसेस बोलते हैं। ठीक है, can be performed in pea plants or some other organisms are not possible in case of human beings। अब ये human beings के केस में possible नहीं है। Study of family history about inheritance of a particular trait provides an alternative। यानी कि अगर हम फैमिली हिस्ट्री को स्टडी कर ले, ठीक है, लेट से मुझे कोई डिसीज है, ठीक है, लेट से मुझे कोई बीमारी है, अब मुझे नहीं पता या डॉक्टर्स को नहीं पता कि मेरे को वो बीमारी कहाँ से आई, तो हो सकता है कि अगर डॉक्टर्स मेरा फैमिली हिस्ट्री जांच ले, ठीक है, वो मेरे से पूछे आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या आपकी फैमिली में किसी को ये डिसीज है, हो सकता है फिर वो मेरे पेरेंट्स से भी पूछे कि आपके पेरेंट्स में से किसी को ये डिसीज था। तो अगर हम लोगों को पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की फैमिली हिस्ट्री क्या है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को लेके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिसीज कॉज होने का या डिसऑर्डर कॉज होने का क्या रीजन है, या ये पर्टिकुलर ट्रेट इसी तरीके से क्यों इनहेरिट हो रहा है या क्यों एक्सप्रेस हो रहा है इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर।
Such an analysis of traits in a several of generations of family is called the pedigree analysis. अब इसी को हम लोग pedigree analysis का नाम देते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक फैमिली के अंदर सेवरल जनरेशन्स में हम लोग ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है बेसिकली, फैमिली ट्री के अंदर वो पर्टिकुलर ट्रेड जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसको वहां पर एक्सप्रेस किया जाता है फैमिली ट्री के अंदर। ठीक है, ओवर द जनरेशन क्या वो देखने को मिल रहा था, वो एक्सप्रेस किया जाता है। फिर ये जांचा जाता है कि यार नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेट इस तरीके से एक्सप्रेस होने का कितने चांसेस है और कितने चांसेस नहीं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ अच्छा, इस टेबल को अभी हम लोग स्टडी करेंगे, इस फिगर को। ओके, इन ह्यूमन जेनेटिक्स pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or a disease। ये मैंने आपको बता दिया। some of the important standardized symbols यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब देखो क्या होता है, स्क्वायर जब भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में, वहां पे आपको समझ जाना है कि वो मेल को डिनोट कर रहा है। सर्कल डिनोट्स फीमेल एंड दिस सिंबल इज फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, व्हेन सेक्स इज अननोन। अच्छा, अगर क्या है बेसिकली, इंडिविजुअल यानी कि वो पर्टिकुलर जो शेप ऑफ बॉक्स है, ठीक है, यानी कि अगर सर्कल है, सर्कल जो है वो शेडेड है, स्क्वायर जो है वो शेडेड है, वो क्या शो कर रहा है कि वहां पे वो इफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, यानी कि लेट्स से दिस इज मेल एंड दिस इज नॉर्मल मेल एंड दिस इज इफेक्टेड मेल। ठीक है, दिस इज इफेक्टेड मेल। ठीक है, या फिर मान लो दिस इज मेल एंड दिस इज इफेक्टेड फीमेल। ठीक है, लेट्स से दे आर अ कपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मेल है दैट इज नॉर्मल, उसके अंदर वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है। फीमेल जो है उसके अंदर वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो लाइन है बेसिकली, दिस डिनोट्स मेटिंग। ठीक है, क्या डिनोट करती है? या मेटिंग डिनोट करती है बिटवीन अ मेल इंडिविजुअल एंड बिटवीन अ फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, अब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, दिस शोज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि जब रिलेटिव्स के बीच में, ठीक है, दो रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या उसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से, एंड इसको बोला जाता है कॉन्सैन्जिनस मेटिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्सैन्जिनियस मेटिंग। नाउ अब ये देखो, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग हुई, उनकी जो प्रोजेनीज थी, दीज आर द पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये F1 जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, इनके जो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, उनकी जो प्रोजेनीज है वो ऐसे नीचे रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, ये जो है, एंड इनके जो चाइल्ड है, ठीक है, इनका लेट से एक ही चाइल्ड है। ठीक है, बॉय इनका जो है, इनका जो बेबी है दैट इज अ बॉय, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर दो आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स देयर फर्स्ट चाइल्ड इज, ठीक है, देयर फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल एंड देयर सेकेंड चाइल्ड इज अ बॉय। ठीक है, यानी कि इनका जो पहला बच्चा है दैट इज अ फीमेल एंड देयर सेकेंड चाइल्ड इज अ मेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये क्या थे, अनअफेक्टेड पेरेंट्स, बट उनका जो चाइल्ड था, उनका जो ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ मेल एंड दैट इज इफेक्टेड मेल। ठीक है, यानी कि उनका जो बेबी बॉय है दैट इज इफेक्टेड। ओके, यानी कि बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर या डिसीज या फिर कोई पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है। अब ये क्या शो कर रहा है, दिस सिंबल शोज 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, जो नंबर है, ठीक है, दैट शोज 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग अनइफेक्टेड है वो इससे शो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ये बहुत जरूरी है टेबल समझना है, डायग्राम, अगर आप नहीं समझेंगे आपको आगे का नहीं समझ में आएगा। नाउ as you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or another gene located on the DNA present in the chromosome। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार इस चैप्टर में बात कर चुके हैं। एंड डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। It is hence transmitted from one generation to another without any change or alteration।
रेशन। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि डीएनए जो है इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, डीएनए जो है वो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास ऑन हो रहा है विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन। बट चेंजेस और ऑल्टरेशन डू टेक्स प्लेस, कभी कभी चेंजेस और ऑल्टरेशन टेक्स प्लेस करती हैं। एंड जब वहां पे जेनेटिक मटेरियल में चेंज या ऑल्टरेशन देखने को मिलती है उसी को म्यूटेशन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम। अब जब जीन्स या क्रोमोसोम्स जब ऑल्टर हो जाते हैं एंड ऑल्टर्ड जीन या क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जब ऑल्टर्ड जीन्स पास ऑन होते हैं तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली कुछ डिसऑर्डर्स। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मेलिटीज या डिसीजेस हमको वहां पे देखने को मिलते हैं। उन्हीं की बात हम लोगों को इस चैप्टर में अभी कर, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंडलियन डिसऑर्डर्स। आई होप यहां तक आपको समझ पाए ना। Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories. The first one is Mendelian disorders. The second one is chromosomal disorders. ठीक है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मेंडेलियन, सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल। अब मेंडेलियन कौन से होते हैं, विच आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जब सिंगल जीन में जब सिंगल जीन में ऑल्टरेशन या म्यूटेशन हुई उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स कॉज हुए उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाएगा। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाएगा। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। अब इनको हम लोग ना पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis. This is very, very important. Okay, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria and thalassemia, etc. phenylketonuria के बारे में सीबीएसई सैंपल पेपर में भी मेंशन था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देन गो एंड वॉच द वीडियोस। हमने सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है फॉर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन उसको भी डिस्कस किया है, तो आप उसको जाके देखो, आपको बहुत जरूरी है सैंपल पेपर का एनालिसिस होना। ठीक है, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ना डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. अब अगर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस देखें ना उससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो ट्रेट है ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि वो जो ट्रेट है दैट इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि हेमोफीलिया के अंदर जो डिसऑर्डर होता है दैट इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज एविडेंट दैट द एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हीमोफीलिया के अंदर ये होता है एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये क्या होता है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि कैरियर फीमेल, इस केस में जो फीमेल है दैट इज कैरियर, फीमेल के अंदर वो डिसऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है बट उसकी वजह से जो मेल प्रोजेनी है, ठीक है, कैरियर फीमेल मेल प्रोजेनी को इफेक्ट करती है। यानी कि मेल प्रोजेनी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पैडिग्री इज शोन इन फिगर 4.14। अभी इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखेंगे, आराम से देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, डिस्कस विद योर टीचर एंड डिजाइन पेडिग्रीज फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है, ये ओके। अब देखो यहाँ पे आपको एक दिखाया हुआ है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए। ठीक है, एंड दिस वन इज फॉर ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, अभी हम लोग इनको भी स्टडी करेंगे, इनके ऊपर भी अभी हम लोग कुछ देर में आएंगे। नाउ अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से समझना। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं ना, वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है। ये क्यों होता है? जब रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई जो है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। मैंने बोला ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट मीन्स यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वहां पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा बेसिकली? कुछ पर्टिकुलर जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उनमें म्यूटेशन होगा एंड उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस अकर होगा। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स। ये क्या है? एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट मीन्स ये 8% ऑफ मेल्स में देखने को मिलता है एंड फीमेल्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, ओनली 0.4% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, why it is so? Because the genes that lead to red green color blindness are on the X chromosome. ठीक है, males only have one X chromosome and females have two. The son of a woman who carries the gene have 50% of chance being color blind. अब फीमेल्स के पास में क्या होते हैं? दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स के पास में वन एक्स क्रोमोसोम होता है। तो वो फीमेल का सन, ठीक है, कैरियर फीमेल का जो सन है वहां पर उसके अंदर 50% चांसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कैरियर फीमेल का सन है उसके अंदर 50% चांसेस देखने को मिलेंगे कि वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। ठीक है, द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव। अब मदर खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, बट उनका जो बेटा होगा, उनका जो सन होगा, वो हो सकता है कलर ब्लाइंड हो। मदर क्यों कलर ब्लाइंड नहीं होगी? बिकॉज उनके अंदर वो जो जीन है दैट इज रिसेसिव। ठीक है, दैट मीन्स इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। ठीक है, यानी कि उसका जो इफेक्ट है ना वो सप्रेस हो जाएगा। कब सप्रेस हो जाएगा? जब वो डोमिनेंट नॉर्मल जीन से मैच होगा। ठीक है, अ डॉटर विल नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। ठीक है, अब जो डॉटर है वो नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी। कब तक? जब तक उसके जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड ना हो। ठीक है, अनलेस हर मदर इज अ कैरियर, ठीक है, यानी कि उनकी मदर कैरियर हो एंड उनके फादर कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, अगर ये दोनों कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, यानी कि कैरियर फीमेल है एंड इफेक्टेड मेल है, ठीक है, इफेक्टेड मेल है, तब उनकी जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, तब उनकी जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, अदरवाइज उनकी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होगी। डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए ये दोनों कैटेगरीज का होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीमोफीलिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, चलो। हीमोफीलिया अगेन इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। ठीक है, यानी कि इस केस में भी क्या होता है? अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनीज के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, इन दिस डिसीज a single protein that is a part of cascade of proteins which are involved in clotting of blood is affected. Due to this, in an affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding। अब क्या होता है बेसिकली इस पर्टिकुलर डिसीज के अंदर, हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? वो प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो प्रोटीन्स इफेक्ट हो जो इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हीं में से एक सिंगल प्रोटीन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली? म्यूटेशन हो जाती है, वो इफेक्टेड होता है। अब उसकी वजह से क्या होगा? जो हेमोफिलस इंडिविजुअल होगा उनको, अगर मान लो कि मुझे हेमोफीलिया लेट से, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर छोटा सा कट लग जाएगा ना तो मुझे बहुत ब्लीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि मैं मेरा जो
बॉडी है, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगी, बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। बट अगेन ये क्या है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, तो ये मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा, द हेट्रोजाइगस फीमेल हु इज अ कैरियर may transmit the disease to sons. The possibility of female being a hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. Again, जैसे कलर ब्लाइंडनेस के केस में फादर हीमोफिलिक होना जरूरी, फादर कलर ब्लाइंड होना जरूरी था, मदर कैरियर होनी जरूरी थी, हीमोफीलिया भी एक डॉटर के अंदर तभी देखने को मिलेगा जब मदर कैरियर होगी एंड फादर जो है वो हीमोफीलिया से सफर कर रहे होंगे, ठीक है। The family tree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants and she was a carrier of this disease, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। नाउ दिस इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये क्या होता है, ये ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन और द हेट्रोजाइगस, ठीक है। यानी कि अब ये क्या हो सकता है, ये ऑटोजोमल है, ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज नहीं है, दिस इज ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, दिस इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब इस केस में क्या देखने को मिलेगा, इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकता है जब दोनों पार्टनर्स क्या है, दे आर द कैरियर्स फॉर द जीन, ठीक है, यानी कि बोथ द पार्टनर्स मेल एंड फीमेल आर द कैरियर्स फॉर दैट जीन, ठीक है। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS, ठीक है। Out of 3 possible genotypes, only homozygous individual for HBS, ठीक है, यानी कि HBS they show the diseased phenotype। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, एक क्या हो सकता है HBA HBS, एक हो सकता है HBA एंड एक हो सकता है HBS। अब क्या देखने को मिलेगा, ओनली the individuals with genotype HBS and HBS will shows the diseased phenotype। यानी सिर्फ इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिकल सेल अनेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर HBS देखने को मिलेगा, सिर्फ ये जो होंगे दे विल बी इफेक्टेड फ्रॉम सिकल सेल अनेमिया, ठीक है, दे विल बी अफेक्टेड बाय सिकल सेल अनेमिया। Heterozygous HBA/HBS individual appear apparently unaffected, but they are the carrier as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। अब जो HBA/HBS होंगे, ये होंगे तो अनइफेक्टेड, बट ये कैरियर होंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेट को कैरी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास में 50% जो है, ठीक है, जो 50% इनके पास में इनका जो जीनोटाइप है वो क्या है, बेसिकली कैरियर जीन को कैरी कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, या फिर म्यूटेंट जीन को वो कैरी कर रहा है, ठीक है, तो इनके पास में वो सिकल सेल ट्रेट्स वहां पर होंगे, ठीक है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड by valine at the 6th position of beta globin chain of the hemoglobin molecule। अब ये होता क्यों है, बेसिकली जो ग्लूटामिन होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है, जो ग्लूटामिन होता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन, कहाँ पे, ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का बीटा ग्लोबिन चेन होता है, वहां पर क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एंड उसी की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिकली सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, GAG से GUG वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन
causing the change in the shape of RBCs from biconcave disc to elongated sickle-like structure. अब क्या होता है बेसिकली, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसके अंदर अब क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। यहाँ पर क्या होता है, लो ऑक्सीजन टेंशन के दौरान वहां पर ये अंडरगो करता है पॉलीमराइजेशन, वहां पर पॉलीमराइजेशन होगा जिसकी वजह से जो आरबीसीज है उनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, आरबीसीज की जो नॉर्मल शेप होती है दैट इज बाइकनकेव डिस्क शेप, बट म्यूटेशन की वजह से जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं वहां पर जो आरबीसीज होते हैं दे आर इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको डायग्राम को देखो आप, ध्यान से देखो। दिस डायग्राम शोज माइक्रोग्राफ ऑफ आरबीसीज एंड द अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ रेलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो है दिस इज फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर क्या था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन देखने को मिल रहा है, जीएजी। ठीक है, CTC। ठीक है, ये इनके क्या लिखे हुए हैं, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लिखे हुए हैं। एमआरएनए क्या है इनके अंदर, जीएजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सिक्स पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, अब ये क्या है, एक इंडिविजुअल, इफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर देखो यहाँ पर जो आरबीसीज का शेप है, आरबीसीज का शेप चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जीएजी की जगह यहाँ पर जीटीजी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, जीटीजी। अब इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे वो क्या होंगे, CAC। ठीक है, एमआरएनए के अंदर क्या देखने को मिलेगा, दिस ए इज सब्स्टिट्यूटेड बाय यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीयूजी फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड सिक्स पोजीशन पे यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया वेलिन ने। ठीक है, सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को वेलिन ने रिप्रेजेंट क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन टेंशन के अंदर जो आरबीसीज है वो शेप चेंज करेंगे एंड वहां पर जो इंडिविजुअल होगा वहां पर सिकल सेल एनीमिया से इफेक्टेड वो इंडिविजुअल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। ठीक है, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब ये क्या होता है, दिस इज इनबॉर्न एरर, यानी कि जब पैदा होता है इंडिविजुअल ये तभी से देखने को मिलता है। द इफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। यानी कि जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उनके अंदर वो एंजाइम मिसिंग होता है जो अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन है वो एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड उसकी अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहां पर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी इफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर एंड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। क्यों, क्योंकि किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, जो किडनी है वो उसको एब्जॉर्ब वहां पर प्रॉपरली नहीं कर पाती। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थैलेसीमिया। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज which is transmitted from parents to offspring when both the partners are an affected carrier for the gene. ठीक है, it could be either due to mutation or deletion which ultimately really results in the reduced rate of synthesis of one of globin chains that make up the hemoglobin. अब थैलेसीमिया इज अगेन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज। ठीक है, इट इज अ ब्लड डिसीज। ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा जब बोथ द पेरेंट्स आर अनइफेक्टेड कैरियर्स। ठीक है, दे आर हेट्रोजाइगस। अब ये क्यों हो सकता है, या तो म्यूटेशन की वजह से होगा या फिर डिलीशन की वजह से होगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, बीटा या फिर अल्फा चेन जो है, जो बीटा या अल्फा चेन है उनमें से एक के सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक की जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाती है एंड यही क्या करती है, हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है। This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, which is a characteristics of this disease. अब थैलेसीमिया जिनके अंदर देखने को मिलता है ना वो अनीमिया से सफर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया भी देखने को मिलेगा।
इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इफेक्टेड। अब एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज इफेक्टेड, और बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज इफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू closely linked genes HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent, ठीक है, एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन्स, ठीक है। यानी कि जो अल्फा थैलेसीमिया है, ठीक है, वो किसकी वजह से होगा, HbA1 और HbA2 दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है, ये इससे कंट्रोल होता है, एंड दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट्स। अब ये क्यों देखने को मिलेगा, आइदर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ फोर जीन्स, ठीक है, यानी कि या तो म्यूटेशन हो गई जीन्स के अंदर या फिर डिलीशन हो गई। द मोर जीन्स इफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, यानी कि जितने ज्यादा जीन्स इफेक्टेड होंगे उतने ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वाइल बीटा थैलेसीमिया, अब जो बीटा थैलेसीमिया है, it is controlled by a single gene HBB on chromosome 11 of each parent and occur due to mutation of one or both genes, ठीक है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है HBB जीन की वजह से, ठीक है, जो क्रोमोसोम 11 पे सिचुएटेड होता है, एंड इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन, यहाँ पर डिलीशन का रोल नहीं है, यहाँ पर म्यूटेशन का रोल है, ठीक है। Thalassemia differ from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is a qualitative problem in synthesizing an incorrectly functioning globin, ठीक है। यानी कि एक के अंदर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या डिफरेंस है, एक जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, एक जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। एक के अंदर क्या हो रहा है, बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एंड एक के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं बेसिकली। अब देखो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या है, इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, वहां पर कम नंबर ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स वहां पर फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब ये हो गया कि क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर या तो कोई क्रोमोसोम, जस्ट अ मिनट, यस, या तो कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ठीक है, या फिर कोई क्रोमोसोम वहां से रिमूव हुआ है, ठीक है, उसका डिलीशन हुआ है, उसका एडिशन हुआ है, या फिर क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है, यानी कि वो एक नॉर्मल वे में जिस तरीके से वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करें उस तरीके से अरेंज नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। नाउ फेलियर or segregation of chromatids during cell division cycles result in the gain or loss of a chromosome. It is known as aneuploidy. अब क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome. क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन साइकिल के दौरान जो क्रोमेटिड्स है, ठीक है, उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, तो वहां पर क्या होता है, या तो कोई क्रोमोसोम गेन होता है या फिर कोई क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है। उस फिनोमिना को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। Similarly, Turner syndrome results due to loss of an X chromosome in human females. Turner syndrome कब देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर जब लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम होता है तो उसको हम लोग तब टर्नर सिंड्रोम वहां पर देखने को मिलता है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन
results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism, and this phenomena is known as polyploidy. यानी कि टीलोफेज स्टेज जो होता है सेल डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज स्टेज के बाद में जब साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पर क्या होता है बेसिकली, वो वहां पर इंक्रीज हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी, यानी कि जब एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। इट इज ऑफन सीन इन प्लांट्स, ठीक है, मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलती है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46। आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। समटाइम्स, दो रेयरली, either an additional copy may be included in an individual, or an, just a minute, or an individual may lack one or any other pair of chromosome। यानी कि क्या हो सकता है बेसिकली, या तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई क्रोमोसोम की कॉपी एडिशनल होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा बेसिकली, कोई क्रोमोसोम क्या होगा, एक क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल के अंदर से एब्सेंट होगा। These situations are known as trisomy or monosomy of a chromosome, respectively. Such a situation leads to very serious consequences in the individual. Down syndrome, Turner syndrome, and Klinefelter syndrome are common examples. ठीक है? Now, अब हम लोग बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। चलो, Down syndrome, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of chromosome number 21. This is very very important, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, उसकी एक एडिशनल कॉपी इफेक्टेड इंडिविजुअल में देखने को मिलती है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन in 1866. Affected individual is short statured with small round head, furrowed tongue, and partially open mouth. Palm is broad with characteristic palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded। यानी कि हर तरीके से जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होती है, ठीक है। अच्छा, एक बार इस फिगर को देख लेते हैं 4.16 को। A representative figure showing an individual inflicted with Down syndrome and corresponding chromosomes। अब देखो यहाँ पे ना आपको 23 पेयर्स देखने को मिल रहे हैं क्रोमोसोम्स के। इसको ना वाइट से कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 21 22 23। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आई गेस इन्होंने नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है यहाँ पर, बट क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, उसकी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, उसकी एक एडिशनल कॉपी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ओके, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, 18 and this is 19 20 21 22 and this is 23। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है, वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको एक एडिशनल कॉपी देखने को मिल रही है, ठीक है, एडिशनल कॉपी देखो यहाँ पर। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 देखने को मिल रहा है। तो जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, इफेक्टेड इंडिविजुअल का क्या होगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड होगा, दिस इज ब्रॉड फ्लैट फेस, ठीक है, बिग एंड रिंकल टंग होगी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, पाम क्रीज होगा, ठीक है, एंड फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत सारे लूप्स देखने को मिलेंगे,
ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल जो डाउन सिंड्रोम से इफेक्टेड होगा उनके अंदर कुछ इस तरीके का जो स्टैच्यूर है वो देखने को मिलेगा, या कुछ ये एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। ठीक है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो caused due to the presence of an additional copy of an X chromosome resulting into the karyotype of 47। यानी कि एक एडिशनल X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, यानी कि डबल एक्स वाई देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? डबल एक्स वाई देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल कैरियोटाइप हो जाता है 47। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। ठीक है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। However, the feminine development, that is development of breast, that is gynecomastia, is also expressed. Such individuals are sterile। यानी कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट ओवरऑल होगा, बट इनके अंदर फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। ठीक है, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है, वो भी इनके अंदर देखने को मिलेगा। एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंडिविजुअल दिखाया हुआ विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इनके अंदर क्या होगा, जो ब्रेस्ट होंगी वो भी डेवलप्ड होंगी, बट ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, मैस्कुलिन कैरेक्टर्स देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नाउ टर्नर सिंड्रोम, सच ए डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर यानी कि क्या होगा, एक क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि 45 विद एक्सो। सच फीमेल्स आर स्टेराइल। ठीक है, अब ऐसी फीमेल्स भी क्या होती हैं, स्टेराइल, एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी कि ऐसी फीमेल्स के अंदर अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो ओवरीज होती हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं। सो जो फीमेल्स होती हैं दे आर स्टेराइल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 45 प्लस एक्सो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 44 प्लस डबल एक्स वाई देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ट्राइसोमी ऑफ 21 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या दिखाया हुआ, बेसिकली एन इंडिविजुअल इफेक्टेड विद बेसिकली टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, शॉर्ट स्टैच्यूर होगा विद अंडर डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, सो चैप्टर हमारा रैप अप हो गया। मुझे याद है हमने एक फिगर अभी कंप्लीट नहीं की थी शायद, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे आपको ना पेडिग्री एनालिसिस दिखाया हुआ था। फर्स्ट में था मायोटोनिक डायस्ट्रोफी का, एंड द सेकंड वन वाज फॉर सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल इफेक्टेड है। ठीक है, एंड जो मेल है वो अनइफेक्टेड है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग अगर चाहो तो एक बार और देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब क्या हुआ, इनकी जो प्रोजेनीज थी, ठीक है, इनकी जो प्रोजेनीज थी, फर्स्ट प्रोजेनी ऑफ देयर्स वाज अ फीमेल। ठीक है, विच वाज unaffected, male was affected, and their third child another boy। ठीक है, and fourth child was a an affected female। ठीक है, तो अब ये जो अनइफेक्टेड मेल था, इसकी शादी हो जाती है एक अनइफेक्टेड फीमेल से। तो इनकी जो प्रोजेनीज थी वो क्या थी, अनइफेक्टेड फीमेल, अनइफेक्टेड फीमेल एंड अनइफेक्टेड मेल। जब इस अनइफेक्टेड फीमेल की शादी हो जाती है एक इफेक्टेड अनइफेक्टेड मेल से, ठीक है, इफेक्टेड फीमेल की शादी अनइफेक्टेड मेल से हो जाती है, तो इनकी जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती हैं, तो क्या होता है, मेल इज अनइफेक्टेड, फीमेल इज इफेक्टेड एंड मेल इज अनइफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट हमको देखने को मिल रहा है। अब सिकल सेल अनेमिया का देखो, यहाँ पर दोनों जो इंडिविजुअल्स थे वो क्या थे, अनइफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनकी जो प्रोजेनीज थी, द फर्स्ट वन वाज मेल विच वाज अनइफेक्टेड, द सेकंड वाज मेल इफेक्टेड, द थर्ड वाज फीमेल अनइफेक्टेड, फोर्थ वाज फीमेल इफेक्टेड, एंड फिफ्थ वाज मेल अनइफेक्टेड। अब ये जो अनइफेक्टेड फीमेल थी
ठीक है, इसकी जब शादी हुई एक अनइफेक्टेड मेल से, तो इनकी प्रोजेनीज में क्या देखने को मिला, इफेक्टेड मेल बट अनइफेक्टेड फीमेल्स देखने को मिली। ठीक है, एंड हाँ बस इतना ही यहाँ पर इसके अंदर हमको यहाँ पर शो किया। ठीक है, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने काफी सारे लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चैप्टर अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो कवर करेंगे, एंड साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज आपके सीबीएसई एग्जाम्स के लिए बहुत जल्दी यूट्यूब पे लॉन्च करने वाले। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.